हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई वोल्टेज टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ध्यान दीजिएगा कि हाई वोल्टेज टेस्ट हम लोग अगर ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी पढ़ेंगे, है ना। दोनों कंपैरेबल है, ऐसा नहीं। देखो, इंडक्शन मोटर भी एज ए ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब बोलिएगा सर ऐसे कैसे वर्क करेगा? बिल्कुल करता है। आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रांसफार्मर का जो इंडक्शन मोटर होता है उसका सेकेंडरी को आप शॉर्ट करिएगा ना, तो वो फिर ट्रांसफार्मर के जैसा वर्क करता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो खैर जो भी है, हम लोग बात करते हैं किसका, इंडक्शन मोटर का हाई वोल्टेज टेस्ट को। तो देखिए, हाई वोल्टेज टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? जनरली इंसुलेशन का लेवल चेक करने के लिए, कि जो इंसुलेशन आपने उसमें इंडक्शन मोटर में लगाया है, जो यूज़ किया है, क्या वह इंसुलेशन या उस इंसुलेशन का मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है कि नहीं है वोल्टेज को बर्दाश्त करने के लिए। अर्थात जो वोल्टेज आप उस पर अप्लाई करेंगे, जो वोल्टेज आप उस पर देंगे, वो वोल्टेज को इंसुलेशन बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाई वोल्टेज टेस्ट मतलब कभी ऐसा भी तो होता होगा ना कि इंडक्शन मोटर ऑपरेट होते होते उसमें कभी वोल्टेज अधिक हो गया हो। तब तो अगर मान लो अधिक हो गया वोल्टेज, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इंडक्शन मोटर जल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज टेस्ट करके देख लिया जाता है कि अगर मान लिया जाए कि कभी किसी कारणवश थोड़ा सा वोल्टेज अधिक हो गया, तो क्या तुरंत ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा, या फिर कुछ समय लगेगा ट्रांसफार्मर। अब कुछ समय में हो सकता है वोल्टेज जो है घट भी जाए, हाई वोल्टेज की जगह पे धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, इंसुलेशन हाई वोल्टेज टेस्ट को मेज़र किया जाता है। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? कह सकते हो आप कंक्लूजन वाइज में इसको कि हाई वोल्टेज टेस्ट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इज परफॉर्म टू चेक द लेवल ऑफ इंसुलेशन, या और कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ इंसुलेशन, वेदर इट विल सस्टेन, वेदर इट विल विथस्टैंड द हाई वोल्टेज और नॉट। मतलब हाई वोल्टेज को यह विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। किसमें? इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। हर जगह होता है भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडक्शन मोटर में होता है, ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा है हाई वोल्टेज टेस्ट। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे जिसमें आपको हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करना होगा, चाहे वो आप मान लीजिए स्टेटर वाइंडिंग में कह लीजिए या रोटर वाइंडिंग में कह लीजिए। तो जब आप स्टेटर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग के केस में आप जब परफॉर्म करेंगे, या मान लीजिए रिवर्सिंग के केस में आप हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो जहाँ पे जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा, पहले तो इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा उसको आप क्या करिएगा, अर्थ कर दीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीकेज करंट हो या वगैरह एक्स्ट्रा कोई मान लीजिए कोई फॉल्टी करंट वगैरह भी हो, तो वो क्या हो, अर्थ में बरीड हो जाए। बाकी जिस टर्मिनल के बीच में आपको हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करना है, उस टर्मिनल को आप क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, है ना। अब वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम कितना वोल्ट अप्लाई करेंगे ये तो मालूम होना चाहिए। तो देखो, जनरली ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग वोल्टेज है अलग अलग केस में। जैसे स्टेटर में डालिएगा तब कितना वोल्ट दीजिएगा, रोटर में दीजिएगा तब कितना वोल्ट दीजिएगा, रिवर्सिंग के केस में अगर आपको हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करना है तब कितना वोल्ट आप अप्लाई करेंगे। इन सब चीज़ों को देखें, अलग अलग वोल्टेज दिया हुआ है। जैसे जनरली आप कहिए कि मिनिमम 1000 वोल्ट तो देना ही देना है, माने कि 1 किलो वोल्ट आप कह लो, है ना। 1 किलो वोल्ट हम कह रहे हैं। अब भैया कोई मोटर जो है 11 kV से जनरेट चलता होगा क्या? 11 किलो वोल्ट से ऑपरेट होता होगा क्या कोई मोटर? जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा 440 वही होगा ना, है। तो हम मान लीजिए कि जितना भी होगा, जो भी आप इंडक्शन मोटर होगा, उसके हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म अगर करना होगा, तो एक टेस्ट वैल्यू है, या अर्थात आप कह सकते हैं कि टेस्ट वोल्टेज है, कि उस टेस्ट वोल्टेज को इंडक्शन मशीन के ऊपर क्या करना है, सप्लाई देना है ना। उस वोल्टेज को मैं आपको बता दूं, जनरली ये हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट से अधिक होता है। उसका भी कंडीशन है कि किसी में आपको दुगना अप्लाई करना है, किसी में 4 गुना अप्लाई करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज का या रेटेड वोल्टेज का। इस तरह से मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या बोला था मैंने, जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा उसको आप क्या करिए, अर्थ कर दीजिए। उसके बाद जिसके बीच में आपको कनेक्ट करना या सप्लाई देना है, अर्थात कह लीजिए कि जहाँ पे हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करना है, वेदर इट मे बी स्टेटर और रोटर, तो उसके बीच में आप कनेक्शन कर लीजिए। कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, जो टेस्ट वोल्टेज है
अब ऐसा नहीं कि एक बार में टेस्ट वोल्टेज सीधा मशीन पे अप्लाई कर दिया, नहीं, धीरे धीरे क्या करना है, टेस्ट वोल्टेज को इंक्रीज करना है, माने कि सप्लाई ऑन करना है। सप्लाई ऑन करने के बाद वहाँ पे वैरियक रहता है ना, वैरियक में स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा वहाँ पे कह लीजिए, जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, वैरियक है ना। तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो शुरुआती में आपको क्या करना है, जो टेस्ट वोल्टेज है उसके 1/3 वैल्यू तक आना है। मतलब अगर मान लीजिए 1000 है तो 1000 का 3 भाग जो होगा, माने कि 1000/3 कर लीजिए, है ना, माने कि 333 ऐसा कर लीजिए ना, 333.33 कुछ ऐसा होगा। तो शुरुआत में करना है, और मतलब ऑन करने के बाद वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और 1000/3 ये एक वैल्यू बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतना वोल्ट अप्लाई किया जाता, ध्यान देना, इससे ज़्यादा अप्लाई होता है। तो जितना भी टेस्ट वोल्टेज होगा उसका 1/3 वैल्यू उस पर आप पहले अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट वोल्टेज पे आप लेके जाइए, है ना। धीरे धीरे क्या होना है, टेस्ट वोल्टेज पे लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है, उस टेस्ट वोल्टेज पे, जैसे आप देख लिए कि टेस्ट वोल्टेज तक पहुंच गया, जितना भी होगा टेस्ट वोल्टेज, उस टेस्ट वोल्टेज पे जैसे ही आपका रीडिंग वहाँ पे स्केल बना रहता है वोल्ट मीटर टाइप का, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कितना वोल्ट होगा। जैसे ही उतना वोल्ट होगा उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, माने कि 1 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसी वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे 1 मिनट तक छोड़ देना, या कह सकते हो 60 सेकेंड के लिए उसको उतने, मतलब 60 सेकेंड टाइम के लिए आपको वही हाई वोल्टेज उस पर अप्लाई करके छोड़ देना। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होगा वही पावर फ्रीक्वेंसी होगा भैया 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज जो होता है वो होगा आपका, समझ में आई बात। तो पावर फ्रीक्वेंसी मतलब या फ्रीक्वेंसी जो होगा नॉर्मली 50 हर्ट्ज के लिए, या पावर फ्रीक्वेंसी पे भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, क्लियर। अब 1 मिनट तक अगर वह मोटर या मशीन बर्दाश्त कर लेता है, इसका मतलब है कि उसका जो इंसुलेशन लेवल है, मतलब जितना सारा इंसुलेशन आपने उस मशीन में यूज़ किया है वो सब इंसुलेशन परफेक्ट है उसके लिए, मतलब सही है, वो हाई वोल्टेज को विथस्टैंड कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर या 60 सेकेंड के अंदर इंसुलेशन डैमेज होगा या फिर सही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। अर्थात आप ये कह लीजिए कि अगर 1 मिनट से पहले अगर ट्रिप कर जाता, उसमें सर्किट ब्रेकर भी लगा रहता है ताकि मोटर बना हुआ जल ना जाए। अगर जल जाएगा भैया, टेस्ट करने में ही जल जाएगा, तो सोचो फिर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर वगैरह हम क्या करते हैं, लगा के रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होता है कि 1 मिनट तक उसको हम रहने देते हैं। अगर 1 मिनट तक बर्दाश्त किया तो इसका मतलब है, मैंने टॉलरेट कर लिया या विथस्टैंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसका इंसुलेशन लेवल जो आपने यूज़ किया वो सही है। लेकिन अगर 1 मिनट के पहले ट्रिप कर जाता है तो अर्थात जो है आपको इंसुलेशन में चेंजेस लाना होगा। मतलब कि जो इंसुलेशन आपने यूज किया है वो इंसुलेशन सफिशिएंट नहीं है, अभी और उसमें अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता है। समझ में आई बात, क्लियर। अब देखिए अगर 1 मिनट तक हो गया, ये तो समझ गया, आप चेक करना है किस तरह से। 1 मिनट तक आप वहाँ तक आप छोड़ दिए। अब यहाँ पे ये करना है कि अगर 1 मिनट तक रह गया आपका तब तो सही है। फिर क्या करना है, उसको धीरे धीरे आपको वोल्टेज वैल्यू को रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सप्लाई बंद कर देना, जैसे बल्ब को गए आप फैन को ऑन किए ऑफ कर दिए, कर देते हो, कुछ नहीं होता है। बल्ब गए स्विच ऑन किए ऑफ किए, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करना है, रिड्यूस करना है, सेम 1/3 वैल्यू पे। फिर धीरे धीरे रिड्यूस करके आपको 0 पे लाना है। फिर आप सप्लाई को ऑफ कर दीजिए, क्लियर है। सप्लाई को क्या करिए, ऑफ कर दीजिए इस। और फिर आपने ऑलरेडी तो ये देख ही लिया है कि 60 मिनट तक रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। अगर वह 60 मिनट तक रहता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसको विथस्टैंड कर लेता है, तो अर्थात उसका जो इंसुलेशन लेवल है सही है। अगर नहीं तो फिर आपको इंसुलेशन में रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आइए हम एक बार और देखते हैं इसको। दिस टेस्ट कंसिस्ट इन अप्लाइंग द स्पेसिफाइड टेस्ट वोल्टेज, जो कि आपको मैं नीचे बता दूंगा। स्पेसिफाइड टेस्ट वोल्टेज बिटवीन वेरियस वाइंडिंग एंड अर्थ, है ना। जो भी वाइंडिंग दिया हुआ है उस वाइंडिंग के बीच में आपको वोल्टेज अप्लाई करना है। और अर्थ से कह सकते हैं कि जितना भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट वगैरह होगा, जैसे योक हो गया, इन सब को आपको क्या करना है, अर्थ से कनेक्ट कर देना है। तो टेस्ट वोल्टेज शुड बी ऑफ अ पावर फ्रीक्वेंसी, जो टेस्ट वोल्टेज होगा वो पावर फ्रीक्वेंसी पे होगा, अर्थात 50 हर्ट्ज पे आपको क्या करना है, ये टेस्ट वोल्टेज को अप्लाई करना है। दिस टेस्ट शोज द वीकनेस ऑफ इंसुलेशन, डैमेज्ड इंसुलेशन ETC। अब देखिए ये टेस्ट क्या बोल रहा है, वीकनेस ऑफ इंसुलेशन शो कर रहा है। अर्थात आप क्या कह सकते हो, वीकनेस ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर वह बर्दाश्त नहीं करता, हाई वोल्टेज आपने जितना टेस्ट वोल्टेज आपने अप्लाई किया, अगर वह सही नहीं है,
इसका मतलब क्या, नहीं बर्दाश्त किया, इसका मतलब वीकनेस होगा, कहीं ना कहीं इंसुलेशन डैमेज होगा, या वीकनेस जो करने का मतलब इंसुलेशन लेवल जो होगा वो कम यूज़ किया हो आपने, जितना इंसुलेशन देना चाहिए उतना इंसुलेशन आपने दिया नहीं। समझ में आती बात? तो यही चीज़ होता है कि ये क्या शो करता है कि वीकनेस ऑफ इंसुलेशन और डैमेज इंसुलेशन एटसेट्रा। अगर डैमेज होगा तब भी हाई वोल्टेज ना परफॉर्म करे, मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा भैया। समझ रहे बात को? नेक्स्ट, द टेस्ट वोल्टेज शुड बी अप्लाइड थ्रू ए वेरियक। वेरियक माने क्या? और ऑटो ट्रांसफार्मर आप कह लीजिए, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है वहाँ पे जो कि वोल्टेज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है दोनों एट अ टाइम। वेरियक सच दैट इट्स वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 1/3 टेस्ट वैल्यू, देन इट शुड बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली टू द टेस्ट वोल्टेज। क्या मतलब हो गया? आप वेरियक के सहारे या ऑटो ट्रांसफार्मर के सहारे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि धीरे धीरे बढ़ा के पहले 1/3 वैल्यू पे लाएंगे, फिर उसके बाद उसको टेस्ट वोल्टेज जितना दिया रहेगा उस वोल्टेज पे आप उसको लाके रखेंगे, मतलब लाके स्टॉप कर देंगे या कांस्टेंट कर देंगे। वही चीज़ होता है, धीरे धीरे आपको वोल्टेज के वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है। द टेस्ट वोल्टेज इज देन मेंटेन्ड फॉर 60 सेकेंड। जो टेस्ट वोल्टेज आपने फुल्ली अप्लाई कर दिया है, वो टेस्ट वोल्टेज जो है अप्लाई करने के बाद उसको 60 सेकेंड तक मेंटेन करके रखना है, माने कि 60 सेकेंड तक वह टेस्ट वोल्टेज आपको अप्लाइड रहेगा मशीन के ऊपर। यहाँ तक क्लियर? देखिए, इफ़ द वाइंडिंग विथस्टैंड्स दिस वोल्टेज इट इज़ देन, अगर इफ़ द वाइंडिंग विथस्टैंड दिस वोल्टेज, अगर यह वाइंडिंग जिसके ऊपर आपने हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म किया है, ये अगर उसको विथस्टैंड कर लेता है या बर्दाश्त कर लेता है, तब फिर क्या करना है आपको? अगर बर्दाश्त कर लिया तो सही है, अगर नहीं बर्दाश्त करेगा तब ना आपको इंसुलेशन लेवल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने टॉलरेट कर लिया तो इंसुलेशन लेवल चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि अगर विथस्टैंड दिस वोल्टेज, माने कि इफ़ द वाइंडिंग विथस्टैंड्स दिस वोल्टेज, तब उसके बाद का क्या प्रोसीजर भैया? इट इज देन रिड्यूस्ड अगेन टू 1/3 टेस्ट वोल्टेज बिफोर स्विचिंग ऑफ। स्विच ऑफ करने से पहले फिर वोल्टेज को क्या करना है? जैसे आपने शुरुआत करा था वैसे ही आपको क्या करना है? अंत भी करना है। तो धीरे धीरे पहले आप 1/3 तक लाए थे, फिर बढ़ाए थे, तो बंद करने के टाइम में भी आपको पहले 1/3 वैल्यू तक लाना है, फिर धीरे धीरे आपको 0 करना है। कब? बिफोर स्विचिंग ऑफ। जैसे ही आपका 0 हो गया वोल्टेज, आप फिर स्विच ऑफ कर दो सप्लाई को। द वेरियस टेस्ट वोल्टेज आर फॉर डिफरेंट मोटर। अलग अलग टेस्ट वोल्टेज जो है मोटर के लिए दिया हुआ है, इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि ये अगर 60 सेकेंड तक आपने मेंटेन किया, अगर यह विथस्टैंड कर लेता है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, इफ़ मशीन विथस्टैंड्स 60 सेकेंड देन it is considered good insulation level। ठीक है, देन इट इज कंसिडर्ड गुड इंसुलेशन लेवल। क्लियर है? अब देखिए, अलग अलग जो टेस्ट वोल्टेज हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कितना वोल्टेज को अप्लाई करना है। समझिएगा इस चीज़ को। टेस्ट वोल्टेज जो अलग अलग है, मान लीजिए स्टेटर वाइंडिंग में आपको अगर अप्लाई करना होगा, अगर आप स्टेटर वाइंडिंग के केस में आप, जैसे कि ट्रांसफार्मर में आप क्या करते थे भैया, हाई वोल्टेज में, मतलब जिधर एलवी रहता था एचवी रहता था, दोनों साइड में आप कर सकते थे हाई वोल्टेज टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटर वाइंडिंग में हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करना चाह रहे हो, तब कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो? 1000 वोल्ट प्लस ट्वाइस रेटेड वोल्टेज विथ मिनिमम ऑफ 2000 वोल्ट। मतलब कि उस मशीन में या स्टेटर का भी तो कुछ ना कुछ रेटेड वोल्टेज होगा ना, तो उस रेटेड वोल्टेज का आप दुगुना करो, उस रेटेड वोल्टेज का दुगुना करो और उसमें प्लस 1000 जोड़ दो। जितना भी वोल्टेज आएगा उसको आपको अप्लाई करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना वोल्टेज अगर अधिक आ रहा है तो 2000 से अधिक अप्लाई नहीं करना है। मिनिमम ऑफ 2000 वोल्ट जो है, मिनिमम आप कह सकते हो कि 2000 वोल्ट आपको अधिक हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था। यहाँ पे मिनिमम 2000 वोल्ट रहेगा यहाँ पे, है ना। अब 1000 जोड़िएगा, बढ़ भी जाएगा तो हाई वोल्टेज आप उसको क्या करेंगे? परफॉर्म कर देंगे। उतना वोल्ट आप क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। अर्थात ये कह लीजिए कि ट्वाइस रेटेड वोल्टेज विथ मिनिमम ऑफ 2000 वोल्ट, मतलब ट्वाइस जितना भी वोल्टेज होगा उसका ट्वाइस कर दीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा। जितना आएगा उसमें 1000 जोड़ दीजिएगा। बट ध्यान रहे कि उसका कम से कम 2000 वोल्ट से, मतलब मिनिमम 2000 वोल्ट होना चाहिए,
उससे अधिक हो जाएगा चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रोटर वाइंडिंग ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 1000 वोल्ट प्लस ट्वाइस ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज एड मेजर्ड बिटवीन स्लिप रिंग विथ रेटेड वोल्टेज। जो रेटेड वोल्टेज है उसका फिर ट्वाइस करना है आपको, अब प्लस 1000 जोड़ दीजिए जो प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई करेंगे, या मिनिमम ऑफ 2000, या कम से कम आपको 2000 वोल्ट अप्लाई करना ही करना है। आप ऐसा कह लो ना, सीधा सीधा 1000 वोल्ट छोड़ के सीधा सीधा आप 2000 वोल्ट मान लीजिए, 2000 वोल्ट से अब अप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? ये तो इसलिए दिया है ना, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए स्टेटर वाइंडिंग रहेगा, रोटर वाइंडिंग रहेगा, तो जितना वोल्टेज आपने अप्लाइड किया, मतलब जो रेटेड वोल्टेज है उसका दुगुना कर देना, प्लस जो है मान लो 1000 से जोड़ देना। अगर नहीं है ये मान लीजिए नहीं है तो मिनिमम 2000 वोल्ट से, मतलब मिनिमम तो 2000 आपको करना ही करना है, एवब कर लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है फॉर मोटर टू बी रिवर्स्ड वाइल रनिंग। अगर रनिंग कंडीशन में मोटर को रिवर्स कर दिया जाए या रिवर्स कंडीशन में करना होगा तो समझ में आ रही बात? आपको बताना है कि मोटर को आप रिवर्स, मोटर का जो रोटेशन होता है उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। खास करके मैं आपको ये बता दूं इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। आप बताइएगा हमें, या तो ग्रुप में बताइएगा या फिर आप पर्सनली शेयर कर लीजिएगा, जैसे भी आपका इच्छा हो। ये बताइएगा कि मोटर, इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन मोटर के रोटेशन को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, है ना? ये आपके लिए होमवर्क है, रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं ये बताइएगा हमको। तो यहाँ जब रिवर्स कंडीशन में आपको मेजर करना होगा तब क्या कहता है, 1000 वोल्ट प्लस 4 टाइम्स द ओपन सर्किट वोल्टेज। जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा उसका 4 गुना कर लीजिएगा, अब प्लस 1000 वोल्ट जोड़ दीजिएगा। उतना वोल्टेज आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये सारे क्या थे, टेस्ट वोल्टेज थे, जो वोल्टेज आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इन केस ऑफ हाई वोल्टेज टेस्ट। समझ में आई बात? तो पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें डायग्राम है नहीं, अब डायग्राम के नाम पे जो ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं ना, उस ट्रांसफार्मर का डायग्राम आप कॉपी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ बना रहेगा, जहाँ जहाँ नहीं, जहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर टेस्ट को जो करना था वहाँ पे आपको क्या बना देना है, और वाइंडिंग बना दीजिएगा। वाइंडिंग अर्थात क्या, ये हो जाएगा, माने कि स्टार बना दीजिए या डेल्टा बना दीजिएगा। ये स्टेटर में करिएगा तो स्टार वाइंडिंग बना लीजिएगा, जो भी होगा। जो वाइंडिंग इंडक्शन मोटर में तो स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार सही रहता है ना, तो स्टार वाइंडिंग बना दीजिएगा स्टेटर के लिए अगर करना हो तो। ट्रांसफार्मर की जगह पे वाइंडिंग बना दीजिएगा, बाकी कनेक्शन कर दीजिएगा। समझ में आई बात? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग है ना, अब स्लिप के बारे में देखेंगे। देखिए आप जानते हैं स्लिप होता क्या है, आपको ये पता होगा। स्लिप जो होता है आप कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड आप कह लीजिए, कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड में, उसको हम लोग मेनली ऐसा कह सकते हैं। इन केस ऑफ परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, स्लिप। अब देखो स्पीड की बात अगर करो तो कितना स्पीड इंडक्शन मोटर में हो सकता है। एक तो आप डिज़ाइन करते हो जिस वैल्यू पे, मतलब अर्थात कह लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड कह लीजिए, सिंक्रोनस स्पीड जिस पे कि आपने डिज़ाइन किया। लेकिन क्या लगता है कि जितना वैल्यू आपने डिज़ाइन किया, क्या उतना फुल स्पीड पे रहता होगा? क्या कम ज़्यादा रहता होगा ना, कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तो डेफिनेटली रहता होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम 1500 RPM पे हम डिज़ाइन किए तो 1500 का 1500 RPM पूरा स्पीड रहेगा, ऐसा नहीं है। कम वैल्यू रहेगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा। अगर दोनों वैल्यू मिल जाएगा तो फिर परेशानी होगी, स्लिप 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है स्लिप जो होता है वो क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड। अब स्पीड एक सिंक्रोनस स्पीड होगा और दूसरा आप कह सकते हैं रोटर स्पीड होगा। तो स्पीड मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेकोमीटर कह सकते हैं, है ना। कि क्या यूज करते हैं, टेकोमीटर। टेकोमीटर के सहारे हम लोग मोटर में, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसके स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना RPM पे जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है। और आप जानते हैं कि स्लिप का जो फार्मूला होता है वो होता है NS - NR/NS। तो NS क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड। अब NS कहाँ से पता करेंगे भैया, तो हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। NS क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 120F/P, जहाँ की F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, P क्या है, पोल, है ना। तो उसको आप रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ डेफिनेटली रहेगा। या पोल की बात भी करोगे तो पोल भी आपको दिया रहेगा कि कितने पोल का इंडक्शन मोटर है। देखिए अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए 2-3 मेथड्स यूज होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटर होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटर। उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटर का यूज करके भी आप स्लिप को निकाल सकते हो। या आप कह सकते हो एक दूसरा मेथड भी यूज होता है, मैकेनिकल डिफरेंशियल काउंटर। मैकेनिकल डिफरेंशियल काउंटर, इसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, स्लिप निकाल सकते हो। और एक और मेथड है, कह सकते हो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट।
या मेथड कह लो, स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड होता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप स्लिप निकाल सकते हो। सबसे आसान है वो, सबसे डायरेक्ट मिल जाता है। हालांकि सबसे आसान ये है कि आप स्लिप को किस प्रकार से कैलकुलेट कर लो कि हाँ कितना स्लिप रहेगा इंडक्शन मोटर में। समझ में आई बात? तो उसके लिए हमें क्या करना है ये देखो। सो मेजरमेंट ऑफ स्लिप आप हेडिंग बना लीजिएगा। टू मेजर द स्लिप वी रिक्वायर टू नो द एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर इधर एट अ नो लोड और फुल लोड, है ना। नो लोड या फुल लोड पे आप निकाल लो, दैट इज आप कह लो कि NS निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस मतलब स्पीड जो होगा वो निकालना है, जिसको कि हम क्या कर रहे थे 120F/P। और ये भी तो डिजाइन डेटा ही होगा, कितना पोल है, कितना स्पीड फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये सब तो पता होना चाहिए। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखो द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ मोटर इज नोन फ्रॉम वाइंडिंग डेटा, जो डेटा रहेगा उससे निकाल लेंगे। दैट इज NS इक्वल टू 120F/P। F क्या हो गया, नंबर ऑफ पोल, NS क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड, F फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। यहाँ से आप रख के क्या निकाल लीजिए, NS, यहाँ से NS पता चल जाएगा। समझ में आई बात? ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब बात रहेगी स्पीड क्या रहेगा रोटर का। तो रोटर का स्पीड जो मतलब जिस पे रोटर मशीन रोटेट कर रहा है कह लीजिए, या रोटर रोटेट कर रहा है, उसका स्पीड क्या रहेगा। तो उसके स्पीड को हम टैकोमीटर से नोट कर लेंगे या मेज़र कर लेंगे। टैकोमीटर में जितना स्पीड आएगा फॉर्मूला पे रख दीजिएगा, NS माइनस NR/NS गुना 100 कर दीजिएगा, वो परसेंटेज स्लिप हो जाएगा। वी कैन मेजर एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर विथ द हेल्प ऑफ अ टेकोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि स्पीड जो होता है इंडक्शन मोटर का या मोटर का किससे हम मेजर कर सकते हैं। तो कोई सा भी मोटर रहे या जनरेटर है, उसका स्पीड अगर मेजर करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ अ टेकोमीटर आप मेजर कर सकते हैं। देन द स्लिप इज कैलकुलेटेड। फिर हम क्या करते हैं, स्लिप को कैलकुलेट करते हैं। भैया कैसे, तो S इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप रख दो, NS माइनस NR/NS, जहाँ पे NS क्या है सिंक्रोनस स्पीड और NR क्या है रोटर स्पीड। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्लिप निकल जाएगा। अब जितना भी आएगा अगर गुना 100 कर देते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज स्लिप बोल देते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा आप कह लीजिए स्लिप क्या है, फ्लक्चुएसन इन स्पीड। फ्लक्चुएसन इन स्पीड की जो एक्चुअल स्पीड है उससे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है रोटर का स्पीड, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्लिप। और इंडक्शन मोटर में स्लिप होता है। समझ में आई बात? तो ये क्या था आपका स्लिप और टेस्ट कर लीजिए या मेजरमेंट ऑफ स्लिप, कि हम कैसे स्लिप को मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्लिप हम कैसे मेजर करते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बट ध्यान रहे मैं आपको ये बता दूँ कि होमवर्क जो दिया गया है भैया प्लीज़ आप बनाइएगा, है ना। होमवर्क आप बनाइएगा, नहीं बनाइएगा ना नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है दोस्त। जो भी आपको होमवर्क दिया अभी तक तो किसी ने भेजा नहीं है दोस्त कि मतलब हाँ सर लिख लिए हैं, नहीं बनाने का मतलब नुकसान आपका। अर्थात मैं इस तरह से आपको कहूँ कि कुल्हाड़ी भी आपकी, पैर भी आपका, है ना। पैर और कुल्हाड़ी दोनों है। अगर कुल्हाड़ी आप पैर पे मारेंगे तो पैर भी आप ही का कटना है, कष्ट भी आप ही का होना है, चूँकि कुल्हाड़ी भी आप ही का है। सो हम्बल रिक्वेस्ट कह लीजिए, जो आपको समझना है समझिए, है ना। बट होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क जो भी दिया गया है उस होमवर्क को आप कीजिए, नहीं कीजिएगा तो नुकसान आपका है। भैया 6 सेमेस्टर में आ चुके हो, कब तक बताएंगे हम आप लोग को, कब तक बताते रहेंगे इस चीज़ को। तो अब समझने की बारी है, आप लोग खुद समझदार हो चुके हो, खुद के गार्जियन भी हो कि मतलब हर एक चीज़ का डिसीजन भी आप ले सकते हो। तो बिल्कुल आप देखिए कि कहाँ पे आपको बेनिफिट है, होमवर्क करने से आपका बेनिफिट है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप देखो मेरे दोस्त, अगर करोगे तो बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं आगे चल के। समझ में आई बात? तो हम आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।